तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे मादा प्रजनन तंत्र। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या है, पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक ना। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र क्या है, प्रजनन तंत्र के प्रकार, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग बारे में पढ़ेंगे, अंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और नसबंदी मतलब पुरुष नसबंदी क्या है, ठीक ना, वो भी डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगर इस वीडियो का पूरा वाचिंग कर लीजिएगा तो पुरुष प्रजनन तंत्र से यानी पुरुष जनन अंग से कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम सब ये वीडियो का स्टार्ट करने से पहले पिछला वीडियो में भी पढ़े थे हम सब प्रजनन तंत्र क्या है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते, ठीक ना। बोला जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। वैसे अंग जो अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते प्रजनन तंत्र कहलाता है। मतलब बोला कि जीव द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देता तो उसे क्या बोलते हैं, प्रजनन या जनन बोलते हैं, ठीक ना। और जनन की क्रिया में जो अंग शामिल होते हैं उसी के समूह को क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक ना। बोला मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। पहले तो बोला मानव जो है कैसा प्राणी, तो एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि मेल जननांग अलग और फीमेल जननांग अलग अलग पाया जाता है। मेल से शुक्राणु बनता है और फीमेल से अंडाणु बनता है। तो ही बोला मानव एक लिंगी प्राणी है क्योंकि दोनों लिंग अलग अलग पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए शुक्राणु किस में पाया जाता है, तो पुरुष में, अंडाणु किस में पाया जाता है, तो महिला में, मतलब मादा में, ठीक ना। तो दोनों अलग अलग पाया गया, तो इसलिए मानव को क्या बोलेंगे, एक लिंगी प्राणी बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर बोला मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। देखिए जरायुज उसको बोलते हैं जो बच्चे को डायरेक्ट पैदा करता है, ठीक ना। और देखते होंगे कोई कोई होता है कि बच्चा पैदा ना करके पहले अंडा पैदा करता है, अंडा देता है, ठीक ना। अंडे के बाद अंडे से निकलता है बच्चा, तो उसको अंडुज बोलते हैं। जरायुज किसको बोलते हैं, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। अंडुज किसको बोलते हैं, जो सीधे बच्चे को जन्म ना देकर पहले अंडा देता, उसके बाद उस अंडे से बच्चा निकलता, उसे अंडुज कहते हैं, ठीक ना। अब प्रजनन तंत्र के बारे में देखते आगे बढ़ते, ठीक ना। पहले बोला प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। प्रजनन कितने प्रकार के होते, तो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो दोनों में अंतर देख लेते क्या है, लैंगिक जनन में क्या अंतर है और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, दोनों में विशेषता क्या है, ठीक ना। तो लैंगिक जनन बोला इसमें जीव अकेले ही वंश की वृद्धि करता है, मतलब इसमें नर मादा दोनों के रहना जरूरी नहीं है, कोई अकेले ही मिलकर वंश मतलब कि संतान की उत्पत्ति कर देता है, ठीक ना। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, मतलब वंश की अपनी वृद्धि करता है, मतलब कि प्रजाति मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाता है। नर मादा बिना मिले, कोई एक ही है, मतलब नर रहे या तो मादा रहे, उससे मतलब नहीं है, मतलब अकेले ही वंश की वृद्धि करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन नर और मादा दोनों जीव मिलकर जब जीव की उत्पत्ति करते हैं, ठीक ना, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक ना। बोला अलैंगिक जीव में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अलैंगिक में जितना भी जीव है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये निषेचन किसको कहते हैं, नर और मादा के मिलने से क्या संबंध है, आपसी संबंध को, जिससे संतान की उत्पत्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो बोला अलैंगिक में जितना भी जीव आएगा उसमें निषेचन होता है, नहीं होता, निषेचन नहीं होता। लेकिन लैंगिक में निषेचन की क्रिया होता है, बाद में जीव बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। युग्मक का निर्माण नहीं होता, अलैंगिक में युग्मक यानी जाइगोट का भी निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है। जो कि कौन कौन युग्मक है, अंडाणु जो कि कहाँ है, महिला में, और शुक्राणु जो कि किस में पाया जाता है, तो पुरुष में, दोनों बनते हैं, ठीक ना। तो यही दोनों अंतर था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हम सब। हाँ यहाँ पर देखिए बोला मेल में कैसा युग्मक बनता है, तो
शुक्राणु। अब फीमेल में कैसा युग्मक बनता है? तो अंडाणु। अब देखिए इस शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है, किसी क्रिया को बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। और निषेचन के बाद मतलब कि जायगोट बनता है। ये जायगोट कहाँ? फिर गर्भाशय में जाता है, वहीं फिर पलता है और शिशु का निर्माण करता है। फिर से एक बार देखिए, ठीक ना। बोला कि मेल में कैसा युग्मक बनता है? शुक्राणु। फीमेल में कैसा युग्मक बनता है? अंडाणु। ये दोनों के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। यही जायगोटवा क्या? भ्रूण का विकास करता है, जिससे आगे चलकर शिशु बनता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना। बोला मेल के द्वारा मेल युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक ना। अब फीमेल द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं, ठीक ना। तो बोलेगा कि नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक क्या है? तो अंडाणु, जिसको ओवम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। बोला स्पर्म तथा ओवम के फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के द्वारा मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, जो कि पीछे हम पढ़े हैं। देखिए युग्मन, जायगोट आगे चल के बनता है भ्रूण, और भ्रूण आगे चल के क्या बनता है? फीटस, और फीटस के बाद शिशु बनता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब यहाँ देखते हैं यौना आरंभ क्या है, ठीक ना। ये यौना आरंभ क्या है? देखिए बोला कि यौना आरंभ एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। बोला कि कोई भी नर या मादा है जिस उम्र में संतान उत्पन्न करने की काबिल हो जाता, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें आ जाती है, उसी उम्र को यौना आरंभ कहते हैं, ठीक ना। फिर बोला मानव में यौना आरंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में सामर्थ्य जवान बन जाते हैं। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होता है, मतलब वही बोला जिस उम्र से मतलब कि लड़का या लड़का जैसे बाप बनने के काबिल हो गया, और महिला जो है मतलब मादा जो है लड़की मतलब माँ बनने के काबिल हो गया, उसी उम्र को क्या बोलेंगे? यौना आरंभ। तो फीमेल माँ बनने के काबिल कब हो जाती है, मतलब कब, किस उम्र से? तो 10 से 13, और फीमेल 12 से 14 साल के बाद, ठीक ना। अब हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र का फिगर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो नीचे आवरण दिख रहा है इसको बोलते हैं अधिवृष्ण। ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं वृष्ण। ये देखिए वृष्ण के ऊपर वाला ये आवरण दिख रहा है इसको बोलते हैं अधिवृष्ण। ये देखिए क्या, ये जो नली जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये देखिए ये दिख रहा है इसको बोलते हैं सीसन, ठीक ना। और ये देखिए कॉपर ग्लैंड, ये दिख रहा है यहाँ पर क्या है? कॉपर ग्लैंड, ठीक ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूत्राशय, ठीक ना। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना। और यहाँ पर जो ये नली दिख रहा है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, और ये जो इसको है इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले एक बार नाम देख लीजिए, मतलब देख लीजिए वो है कहाँ। देखिए ये क्या है, पहले इसको बोलते हैं वृष्ण। स्पर्म का निर्माण नहीं होता, यही होता है, ठीक ना। आगे हम सब पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? वृष्ण। अब वृष्ण के नीचे जो थैली जिसके अंदर वृष्ण है उसको क्या बोलते हैं? वृष्ण कोश, ठीक ना। अब वृष्ण के ऊपर वाला जो ये है इसको क्या बोलते हैं? अधिवृष्ण, ठीक ना। और ये क्या है? मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीसन बोलते हैं, ठीक ना। और इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना। और इसको बोलते हैं क्या? शुक्राशय, ठीक ना। और जहाँ मूत्र रहता संगर कर जमा होकर उसको बोलते हैं मूत्राशय, ठीक ना। और ये जो नली जिससे मतलब कि वृष्ण गया है कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। तो चलिए सभी के बारे में डिटेल से हम सब पढ़ते हैं। तो पहले ये देख लीजिए क्या था, तो नर जनन अंग का ये फिगर है, ठीक ना। फिर से एक बार देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या है? अधिवृष्ण है, वृष्ण कोश है, वृष्ण है, मूत्राशय है, सीसन है, शुक्रवाहिका है, मूत्राशय है और शुक्राशय है, और कॉपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब किसका भाग है? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता, नाम लिख देगा, बोलेगा कौन? नर जनन का भाग नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक ना। मूत्राशय नहीं, मूत्राशय नहीं देते हैं ऑप्शन में। शुक्राशय,
कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और हो गया योनि। तो योनि नहीं होगा क्योंकि योनि जो है मादा जनन अंग का भाग है। पिछला वीडियो हम मादा जनन तंत्र का ही बनाए हैं, आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं सभी के बारे में डिटेल से हम सब। तो सबसे पहले हम वृष्ण के बारे में देख लेते हैं। तो वृष्ण कहाँ था फिगर में हमारा, तो वृष्ण मेरा ये था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम वृष्ण के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। तो वृष्ण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, ठीक ना। बोला संख्या एक जोड़ी यानी 2 गो। तो बोलेगा पुरुष में वृष्ण की संख्या कितना होता है, 2 होता है। जोड़ी में पूछेगा तो कितना होता है, 1 जोड़ी होता है, ठीक ना। आकार इसका अंडाकार होता है। जो वृष्ण होता है इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, ठीक ना। इसका काम क्या है, तो स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। बोला कि वृष्ण में स्पर्म बनता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृष्ण में। और क्या बोलता है, मेल में जो सेक्स हार्मोन है उसको भी निर्माण करता है, कौन, वृष्ण, ठीक ना। टेस्टिस यानी वृष्ण के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृष्ण कोश कहा जाता है, ठीक ना। मतलब वृष्ण के बाहर एक पतली सा क्या होती है, थैली, त्वचा की थैली होती है जिसे क्या बोलते हैं हम सब, वृष्ण कोश कहते हैं, ठीक ना। ये देखिए नीचे एक थैली सा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वृष्ण कोश बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बोला टेस्टिस यानी वृष्ण के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम ताप पर होता है। अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता। बोला कि जो हमारा स्पर्म है इसका शरीर का तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए तभी इसका निर्माण होता है, ठीक ना। देखिए आप जानते होंगे कि हमारे शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए शरीर का, तभी होगा क्या, स्पर्म का निर्माण। उसीलिए ये जो वृष्ण है शरीर के बाहर लटका होता है, ठीक ना। देखते होंगे गर्मी के दिनों में फैल जाती है, ठंडी के दिनों में शरीर से चिपक जाती है। क्यों, जैसे गर्मी के दिनों में हमारा शरीर ऑलरेडी ज़्यादा गर्म रहता है तो इसलिए फैल के बाहर फैल जाता है, ठीक ना। और ठंडी के दिनों में हमारा शरीर कुछ ठंडा हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए शरीर से ये चिपक जाता है यानी छोटा हो जाता है। गर्मी में फैल जाता है ये, और ठंडी में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए इसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। इसीलिए तो क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, ये फैल जाता है। टेस्टिस नहीं फैलता, जो टेस्टिस जिसमें है ना उसको क्या बोलते हैं हम, वृष्ण कोश, ये फैल जाता है। और ठंडी के दिन में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्यों, ये 2 से 3 डिग्री तापमान को मैनेज करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम सब पढ़ते हैं वृष्ण कोश के बारे में, ठीक ना। तो बोला वृष्ण कोश की मदद से टेस्टिस का तापमान नियंत्रित किया जाता है। अभी हम बताएं कि स्पर्म बनने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तो 34 से 35, जबकि हमारे शरीर का कितना तापमान है, तो 37 डिग्री, मतलब 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए देखते होंगे वृष्ण जो होता है मतलब क्या होता है, शरीर से बाहर लटका होता है। तो ये वृष्ण कोशिका क्या करता है, टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित करता है। यानी गर्मी में क्या होता है, इसको फैला देता है, और ठंडी में क्या करता है, उसको सुकड़ा देता है, ठीक ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो वृष्ण कोश, मतलब कि टेस्टिस में तापमान नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो वृष्ण कोश के द्वारा, ठीक ना। वृष्ण कोश तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में टेस्टिस में प्रसार यानी फैल जाने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित किया जाता है। हम पीछे बता ही दिए थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम सब पढ़ेंगे शुक्रजनन नलिका। बोला टेस्टिस यांत्रिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक लोबल्स में पतली नली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्र नलिका कहा जाता है, ठीक ना। बोला शुक्र नलिका जो है इसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पर। बोला ये जो शुक्र नलिका के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। इसीलिए शुक्र वाहिका को
टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। तो शुक्र वाहिका को क्या बोला जाता है? टेस्टिस की इकाई बोला जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। यहाँ देखते हैं अधिवृष्ण के बारे में, ठीक ना। बोला सभी, पहले पीछे क्या पढ़े थे हम सब? शुक्र नलिका, हाँ। अब यहाँ पढ़ रहे थे हम सब अधिवृष्ण। बोला अधिवृष्ण सभी शुक्र वाहिका आपस में मिलकर टेस्टिस के बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? अधिवृष्ण कहा जाता है, ठीक ना। इसका काम है शुक्राणुओं को परिपक्व करना। देखिए अधिवृष्ण, जैसे देखिए शुक्राणु कहाँ बना? तो शुक्राणु बना कहाँ बना? टेस्टिस में। कहाँ? टेस्टिस में, ठीक ना। और टेस्टिस में तो बना, लेकिन परिपक्व कहाँ हुआ? तो अधिवृष्ण में जाकर क्या हुआ? शुक्राणु परिपक्व हो गया, ठीक ना। चलिए इससे यही याद रखना कि शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है? तो अधिवृष्ण में जाकर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखते हैं शुक्र वाहिका। किसको क्या देखते हैं? शुक्र वाहिका। देखिए शुक्र वाहिका यहाँ फिगर में कौन है? पहले यहाँ देखिए तो शुक्र वाहिका किधर है? तो शुक्र वाहिका देखिए ये शुक्राणु यहाँ बना वृष्ण में। तो जिससे देखिए जिस नली द्वारा ये जा रहा उसी को क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिका, ठीक ना। बोला ऐसी वाहिनियां जो शुक्राणुओं का वहन करती है उसे शुक्र वाहिका वाहिनी कहा जाता है। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का काम करता है। यह शुक्राणु जैसे देखिए यहाँ है ना वृष्ण में, तो इसको कहाँ ले जाने का काम करता है? तो शुक्राशय में। यहाँ देखिए शुक्राशय ये है, तो यहाँ ले जाने के काम करता है कौन? शुक्र वाहिका। मतलब इसको बोल सकते हैं हम सब शुक्राणु जो ले जाने के काम शुक्राशय तक करता है उसी को क्या बोलते हैं हम सब? शुक्र वाहिका बोलते हैं, ठीक ना। तो शुक्राणुओं को जो वृष्ण से शुक्राशय तक ले जाने के काम करता है उस नली को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखते हैं शुक्राशय के बारे में, ठीक ना। अब ये शुक्राशय क्या है? बोला शुक्र वाहिनियाँ शुक्राणु संग्रह के लिए एक थैली जैसा संरचना है जिसे शुक्राशय कहते हैं। देखिए शुक्राशय क्या है? शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली होती है जिसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय यानी मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। शुक्राशय मूत्राशय देखिए ये है, इसके जस्ट नीचे स्थित होता है कौन? शुक्राशय। तो शुक्राशय किसके नीचे स्थित होता है? तो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक ना। बोला इसमें स्थित ग्रंथियां से तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रुक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। देखिए जो स्पर्म है, ठीक ना, उसमें ये देखिए शुक्राशय से ग्रंथि निकल रहा, ठीक ना, का निर्माण हुआ एवं फ्रुक्टोज के मिल जाने से उस शुक्राणु क्या कहलाने लगा? अब वीर्य कहलाने लगा, ठीक ना। पहले देखिए यहाँ बना तो शुक्राणु कहलाया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक ना। तो इसमें क्या शुक्राशय से क्या मिला? तो इसमें मिला कि एक जैसे देखिए तरल पदार्थ का निर्माण हुआ और इसमें फ्रुक्टोज मिल जाने के बाद इसका नाम क्या रखा के कहने लगे? इसको हम वीर्य कहने लगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम सब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, ठीक ना। बोला यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करती है। ये ग्रंथि जो वीर्य होता है उसका 20% भाग है बनाता है, ठीक ना, का निर्माण करता है। यह शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। बोला प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। और इस वीर्य का कितना परसेंट भाग है? तो 20% भाग है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखते हैं हम सब कॉपर ग्लैंड के बारे में, ठीक ना। तो कॉपर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पहले फिगर में देख लीजिए एक बार। तो कॉपर ग्लैंड देखिए हम सब किसको बोलते हैं? रुकिए एक मिनट थोड़ा सा। कॉपर ग्लैंड देखिए इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना इसी को क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड। इसका काम क्या है? देखिए बोला यह वीर्य संकलन से पहले क्षारीय साफ रंगहीन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है जिससे मूत्रमार्ग चिकना हो जाता है। देखिए हम बोले थे जब मादा जननांग पढ़ रहे थे तो बोले थे कि मादा जननांग में पेशाब निकलने के लिए, मूत्र बाहर निकलने के लिए एक अलग छिद्र पाई जाती है और स्पर्म अंदर जाने के लिए एक अलग छिद्र पाई जाती है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता, मूत्र भी एक ही नली से निकलता है और वही नली से स्पर्म निकलता है। तो देखिए जैसे मूत्र निकला तो मूत्र तो हमेशा डेली निकलते रहता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए वो जो नली है वो क्या होता है? मूत्र में जैसे मूत्र से भिंजा होता है, ठीक ना। तो जैसे कॉपर ग्लैंड है ना एक रंगहीन साफ चिकना
क्षारीय कुछ क्या करता है, द्रव को स्त्रावित करता है, ठीक ना। वो क्या करता है, जो पेशाब आया था ना, पेशाब के बूंदे जो नली में कुछ कुछ बच गया उसको ही साफ कर देता है, ताकि जब स्पर्म जाए तो स्पर्म कोई नुकसान ना हो, ठीक ना। तो कौन करता है ये, कॉपर ग्लैंड करता है, ठीक ना। क्या काम है इसका, से मूत्र नली को साफ कर देना, यानी जिससे स्पर्म आएगा ना उस नली को क्या करना है, इसको साफ कर देना है। क्यों साफ करेगा ये, क्योंकि उससे जब स्पर्म निकल रहा है उससे पहले तो कितना बार पेशाब निकला, तो पेशाब के कुछ बूंदे नली में रह जाती है, उसी को साफ कर देता है, चिकना कर देता है, ताकि स्पर्म को बाहर निकलने में कोई नुकसान, मतलब क्या हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक ना। तो ये किसका काम है, कॉपर ग्लैंड के काम है, ठीक ना। बोला तथा मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदे के वजह से अम्लता होती है, मतलब जो हमारा नली में मूत्र रह जाता है तो उससे क्या होता है, अम्लता तो कुछ रह जाता है नली में, ठीक ना, तो उसको प्रभावित कर देता है ताकि शुक्राणु को कोई हानि ना पहुंचते, मतलब कि जो अम्लता है इसको क्या कर देता है, ये तो क्षारीय है, इसका मतलब क्या है, गुण क्या है, क्षारीय, अम्लीय है, तो इसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, ताकि स्पर्म को कोई नुकसान नहीं हो सके, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम सब देखते हैं मूत्र मार्ग, ठीक ना। बोला मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म यानी वीर्य दोनों बाहर निकलता है, एक ही रास्ता से मूत्र भी बाहर निकलता है और स्पर्म भी बाहर निकलता है, ठीक ना। अब ये सीसन क्या है, ठीक ना, यह नर का बाहर जनन अंग होता है, ये जो बाहर वाला है इसको क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं, ठीक ना, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का काम करता है और मूत्र को त्याग करने में सीसन द्वारा किया जाता है। मतलब स्पर्म को महिला के योनि में, मतलब महिला मादा जनन अंग में प्रवेश कराने के काम कौन करता है, ये सीसन ही करता है। पेशाब भी बाहर लास्ट में किसी के द्वारा निकलता है, तो सीसन के द्वारा ही निकलता है, ठीक ना। तो सीसन में यही याद रखिएगा कि नर का बाह्य जनन अंग होता है, नर का बाह्य जनन अंग होता है और शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, तो ये सीसन ही करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। ये देखिए फिगर में देखिए, इसको सीसन बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसी को सीसन बोलते हैं। क्या बोलता है, यही मादा के शरीर में जाकर स्पर्म को मादा के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। बोला यह मेल सेक्स हार्मोन है जो पुरुष के यौवन और उसके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेवार माना जाता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है पुरुष के द्वितीयक यानी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे कि दाढ़ी, मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, सीने का चौड़ा होना, भौतिक रूप से शारीरिक रूप में ज़्यादा ताकतवर होना, इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बोला यह मेल सेक्स हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है जो पुरुष के यौवन और उसके विकास के लिए जिम्मेवार है, ठीक ना। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष का द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे कि क्या, दाढ़ी, मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी हो जाना, सीने का चौड़ा हो जाना, भौतिक रूप से शरीर में ज़्यादा ताकत हो जाना, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देख लेते हैं पुरुष नसबंदी। पिछला वीडियो हम सब देखे थे मादा यानी महिला नसबंदी, उसी में बताए थे पुरुष नसबंदी के बारे में भी, तो यहाँ हम दोनों के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना, पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी, ठीक ना। देखते हैं, बोला आप जानते हैं कि वीर्य में मौजूद शुक्राणु महिला के गर्भाशय गर्भधारण करने के लिए सेल्स होती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंड तक पहुंचने से रोक दिया जाता है तो महिला के गर्भधारण को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिसे वैक्सोटोमी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। जिससे बोला कि मेल का स्पर्म को मादा के अंडाणु तक पहुंचने से रोकने के लिए आप क्या करिएगा, तो बोला कि हम जो है ना नसबंदी करता है, क्या होता है, जो स्पर्म जिससे निकलता है तो नस्वा को क्या करता है, इसको यहाँ से स्पर्म निकला तो नस्वे को काट के बांध देता है, जिसको बोलते हैं वैक्सोटोमी या पुरुष नसबंदी, ठीक ना, कहा जाता है। इससे स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोका जाता है। इस प्रक्रिया को शुक्राणुओं की शुक्रवाहिका नलिका के अवरोध कर दी जाती है, मतलब काट के बांध दी जाती है, जिससे शुक्राणुओं को वीर्य के साथ पुरुष के लिंग तक
नहीं पहुंच सकता है, ठीक ना। अब यहाँ से याद रखिएगा, जैसे देखिए ये जो नली है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखिए स्पर्म बना यहाँ, तो यहाँ से नलित गया थी, नलियों को काट दिया था इधर, तो अब जाके यहाँ वीर्य बनवे नहीं करेगा, और जब वीर्य बनवे नहीं करेगा तो कैसे मतलब कि वहाँ चल जाएगा, ठीक ना, महिला के शरीर में चल जाएगा, ठीक ना। तो मतलब नली को काट कर बांध दिया, तो इसी को क्या बोलेगा, पुरुष नसबंदी या वैस्कोटोमी। और जब ये घटना क्या होता, महिला में होता, महिला नसबंदी होता, तो उसको बोलते हैं टिबकोटोमी, ठीक ना। तो यह किस लिए किया जाता है, क्योंकि स्पर्म महिला के शरीर में नहीं पहुंच सके, और जब स्पर्म पहुंचवे नहीं करेगा तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, दो युग्मकों के संयोजन को क्या बोलते हैं। जब देखिए नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिला तो इसको क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष की नसबंदी को क्या बोलते हैं। तभी हम सब पढ़े थे वैस्कोटोमी। क्या पढ़े थे, वैस्कोटोमी, ऑप्शन नंबर ए। और ट्यूबकोटोमी किसको बोलते हैं, तो महिला नसबंदी को, ठीक ना। बोला निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। बोला नर का भाग नहीं है, शीशन है, ये अभी पढ़े थे फिगर में, शुक्रवाहिनी भी है, वृषण भी है, ग्रीवा नहीं है, ये महिला जनन का भाग है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखते हैं, बोला पुरुष जनन प्रणाली में वृषण एक थैली के भीतर उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है, जिसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाइए, तब तक आपको हम एक सॉन्ग सुना देते हैं, ठीक ना। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन अंग जो शुक्राणु पैदा करता है वह क्या कहलाता है। जो शुक्राणु बनाता है उसको क्या बोलते हैं, वृषण कहते हैं, ठीक ना। बोला पुरुष जनन तंत्र के उस अंग की पहचान कीजिए जो शुक्राणुओं और मूत्र मार्ग के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।